हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैं शबनम खातून, आपकी साइंस की टीचर। आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर 1, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसका कुछ पार्ट। आज हम उसके आगे का पार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आज हमारा चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, लेक्चर नंबर क्या है? दैट इज 4। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 7 से, हम स्टार्ट से पूरा पढ़ेंगे, जिसमें क्या है? डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। सो सभी बच्चे अपनी बुक्स जो है निकालेंगे और पेज नंबर 7 निकालेंगे सबसे पहले। डन, लेट्स स्टार्ट। आप सभी बच्चे जो है टेबल में टेबल नंबर 1.1 खोल लीजिए। उसमें क्या है? डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। देखा सबने? ओके, तो उसमें क्या बना हुआ है? एक टेबल बना हुआ है। उसमें हमको क्या करना है? उसमें हमको अंतर देखना है किसका? फर्टिलाइजर और मैन्योर में क्या अंतर होता है, हम वो अब समझेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं विद पेज नंबर 7। क्या है? टेबल है। वी विल राइट फर्स्ट हियर व्हाट इज गिवन। फर्टिलाइजर, एक तरफ क्या गिवन है हमको? फर्टिलाइजर्स, और एक तरफ हमको क्या गिवन है? मैन्योर। पहला पॉइंट इसका क्या कहता है? फर्टिलाइजर, सबसे पहले हम देखेंगे कि फर्टिलाइजर और मैन्योर का मतलब क्या है। ठीक है, तो फर्टिलाइजर में क्या लिखा है? फर्टिलाइजर इज अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। क्या है ये? ये मैन मेड होता है। क्या होता है? इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, जो कि मैन खुद बनाता है, इसको खुद प्रोड्यूस करता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फर्टिलाइजर्स। वही मैन्योर क्या है? मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस। ये एक नेचुरल है, ये इनऑर्गेनिक नहीं है, ये एक नेचुरल है सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट्स रेसिड्यूज। और मैन्योर कैसे बनता है? काउ से बनता है। जैसे एनिमल्स का जो वेस्ट होता है, जैसे कि काउ डंग भी यूज़ कर सकते हैं हम खाद के लिए। और क्या हो सकता है? प्लांट का जो वेस्ट होता है, जो रेसिड्यूज होते हैं, उसको हम यूज़ करके क्या बनाते हैं? मैन्योर बनाते हैं। और ये बिल्कुल क्या होता है? ये नेचुरल तरीके से इसको क्रिएट किया जाता है। वहीं फर्टिलाइजर क्या था? ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट था, जिसमें हमको मैन मेड तरीके से इसको बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड पॉइंट की तरफ। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर्स कहाँ बनते हैं? फैक्ट्रीज में इनका मैन्युफैक्चरेशन होता है, मैन्युफैक्चर होता है। और वहीं मैन्योर कहाँ बनता है? मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स। कहाँ बनता है? ये फील्ड में बनता है। क्यों? क्योंकि काउडंग कहाँ होता है? फील्ड में होता है। प्लांट्स कहाँ होता है? फील्ड में होता है। तो इसलिए मैन्योर कहाँ बनता है? हमारा फील्ड में बनता है। अब हम फर्टिलाइजर का थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइजर क्या करता है? सॉइल में कोई किसी भी तरीका का ह्यूमस नहीं देता है। वही मैन्योर क्या करता है? मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। वही जो है मैन्योर क्या करता है? सॉइल को बहुत सारा ह्यूमस दे देता है। ठीक है, अब हम पॉइंट नंबर 4 पढ़ेंगे। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। फर्टिलाइजर्स में सबसे ज़्यादा क्या होता है? जैसे कि नाइट्रोजन होता है उसमें बहुत ज़्यादा, फॉस्फोरस होता है, और क्या होता है? पोटेशियम होता है। फर्टिलाइजर्स क्योंकि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इसीलिए इसमें ये सारी चीज़ें होती है, जैसे कि फॉस्फोरस, पोटेशियम एंड नाइट्रोजन। वही मैन्योर में क्या होता है? मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। मैन्योर क्या होता है? इसमें प्लांट के न्यूट्रिएंट्स जो है वो थोड़े कम मात्रा में होते हैं। तो आप सभी को समझ आया फर्टिलाइजर और मैन्योर में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? उम्मीद है आपको समझ आया होगा। और अगर इनकेस नहीं आता तो आप मुझसे अपने डाउट्स जो है
पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, नाउ लेट्स मूव टू एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। अब देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा, फर्टिलाइजर और मैन्योर में क्या डिफरेंस है, अभी हमने ये पढ़ा। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एडवांटेजेस। वी विल टॉक अबाउट एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। ठीक है, तो इस मैन्योर के क्या क्या लाभ है अब हम वो पढ़ेंगे। पढ़ लेते हैं हम पॉइंट्स में। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स। जो ऑर्गेनिक वे है, ये तो क्या है, मैन्योर तो एक ऑर्गेनिक वे है, नेचुरल सब्सटेंस है, तो ये क्या होगा, फर्टिलाइजर से बेटर होगा, क्योंकि ये क्या है, इनऑर्गेनिक है, इसको फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस किया जाता है। वहीं वो क्या है, नेचुरल सब्सटेंस है, उसको फैक्ट्रीज की ज़रूरत ही नहीं है ना, तो ये ज़्यादा लाभदायक होता है इन दैट वे। दिस इज बिकॉज, पर ऐसा क्यों होता है अब हम पढ़ेंगे। इट एनहांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। क्या करते हैं मैन्योर, क्या करता है, एनहांस करता है, किस चीज़ को एनहांस करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को एनहांस करता है। ठीक है, सॉइल के लिए, उसको होल्ड कर सकता है सॉइल के लिए। ठीक है, तो उसको एनहांस करता है। फिर क्या है, सेकेंड पॉइंट हम पढ़ेंगे, सेकेंड में लिखा है इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजी। मैन्योर क्या करता है, सॉइल को पोरस बना देता है, जिससे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है इजीली हो जाता है। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। अब देखिए, मैन्योर क्या करता है, फ्रेंडली माइक्रोब्स बनाता है, क्योंकि ये क्या है, नेचुरल वे है बनाने का, प्रोड्यूस करने का मैन्योर। तो इससे क्या होता है, माइक्रोब्स जो है वो डेवलप होते हैं, और जो कि सॉइल के लिए और क्रॉप के लिए क्या होते हैं, फ्रेंडली नेचर के होते हैं। लास्ट पॉइंट लिखा है इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। और मैन्योर क्या करता है, मैन्योर जो है सॉइल का जो टेक्सचर होता है उसको क्या करता है, वो इम्प्रूव करता है उसको। अब हम पढ़ेंगे इरिगेशन, अपना नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम क्या पढ़ेंगे, इरिगेशन पढ़ेंगे। अब तक हमने क्या पढ़ा, अब तक हमने पढ़ा फर्टिलाइजर और मैन्योर के बारे में, कि फर्टिलाइजर क्या होते हैं और मैन्योर क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे इरिगेशन। फिर हमने पढ़ा एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर के बारे में, कि मैन्योर के क्या क्या एडवांटेजेस है। अब हम पढ़ेंगे इरिगेशन के बारे में। ये भी एक प्रोसेस है क्रॉप प्रोडक्शन का। हम जब अपने पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था ना उसका प्रोसेस, कि क्रॉप को ग्रो करने के लिए क्या क्या प्रोसेस लगता है, उन्हीं में से एक प्रोसेस क्या है, इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है, मैंने आपको और भी लेक्चर्स में बताया था ना कि इरिगेशन क्या होता है। इरिगेशन होता है जो पानी का जो सप्लाई होता है ना क्रॉप के लिए, फील्ड में, सॉइल में जो जाता है पानी, उसको क्या कहते हैं, हम इरिगेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट रीडिंग विद मी। ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू लिव। सभी को पता है कि सारे ह्यूमन बीइंग्स, जितने भी लिविंग बीइंग्स है, सबको क्या चाहिए, वाटर चाहिए रहने के लिए। दैट इज सो ऑब्वियस। वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटल डेवलपमेंट। क्या है, वाटर बहुत ज़रूरी है डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स। वाटर क्या करता है, रूट्स को जाके, रूट्स में जाकर के वो रूट्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर को, उनको मिनरल्स चाहिए होता है। ठीक है, अलॉन्ग विद वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड। अब वाटर के साथ साथ क्या एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मिनरल्स कर लेते हैं, एंड व्हाट एल्स, फर्टिलाइजर्स ऑल्सो। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% ऑफ वाटर। प्लांट्स क्या कंटेन करती है, 90% ऑफ वाटर जो है वो कंटेन करती है। वाटर इज असेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशंस। जब सीड का जर्मिनेशन का टाइम आता है तो क्या करते हैं, उस वक्त जो है ड्राई नहीं चाहिए होता, उनको क्या चाहिए होता है, वाटर की आवश्यकता होती है। तो इस वजह से क्या होता है, वाटर जो है बहुत ज़रूरी है फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व्ड इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स जो हैं पेड़ों को, जितने भी रूट्स को मिलते हैं, फिर वो क्या होते हैं, वो ट्रांसफ़र होते हैं हर एक पेड़ के अंग में, जो है क्या करते हैं, वो लोग ऑर्गन में जाते हैं, और उनको प्लांट वाटर और जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनके पास, वो सभी उनको पहुंचाते हैं। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स। वाटर क्या करता है, वाटर प्रोटेक्ट करता है, किन चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है क्रॉप को,
फ्रॉम बोथ, दो चीज़ों से, जैसे फ्रॉस्ट से भी कंट्रोल प्रोटेक्ट करता है, और किससे करता है, हॉट एयर करंट से भी उनको, क्रॉप को जो है वो प्रोटेक्ट करता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप, टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ। ऐसा वो क्यों करता है, मेंटेन करने के लिए। क्या मेंटेन करने के लिए करता है वो, ताकि सॉइल जो है वो मॉइस्चराइज रहे, और क्या रहे, क्रॉप का प्रोडक्शन जो है बढ़िया तरीके से हो, उसमें पानी की जो है पूरी तरीके से पूर्ति रहे, उसमें कुछ भी कमी ना आए उस वजह से, और वाटर जो है रेगुलर बेसिस पे जो है उसमें जाता रहे। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। अभी मैंने आपको बताया था कि इरिगेशन क्या होता है, वाटर सप्लाई। अब बार बार जब जब उनको पानी की ज़रूरत है क्रॉप को, अगर हम उसको बार बार उसको हम सप्लाई करके उनको पानी पहुंचाते रहें, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इरिगेशन। ठीक है बच्चों। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। अब देखिए, इरिगेशन का मतलब हमने क्या समझा, इरिगेशन क्या होता है, प्रॉपरली जो टाइम पर हम जो इसको रेगुलर बेसिस पे वाटर सप्लाई देते हैं, कहाँ देते हैं, फील्ड में, फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, उसको क्या कहते हैं, इरिगेशन कहते हैं। दिस इज ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ओके, तो इरिगेशन का मतलब तो आपने समझ लिया। नेक्स्ट लाइन क्या कह रही है, द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। अब जो है टाइम इंटरवल जो होता है, जैसे मान लीजिए आपने फील्ड में पानी आज दिया, अब कब फील्ड में दोबारा पानी की ज़रूरत होगी, वो क्रॉप टू क्रॉप पर निर्भर करता है। किसी को ज़रूरत हो सकती है कि उसको कल ही ज़रूरत हो जाए, या फिर किसी क्रॉप को हो सकता है एक हफ्ते बाद या फिर 3 दिन बाद। तो वो क्रॉप टू क्रॉप क्या करता है, डिफर करता है, वेरी करता है। ठीक है, अब क्या लिखा है, क्रॉप टू क्रॉप भी हो सकता है, सॉइल टू सॉइल भी हो सकता है, या फिर एंड सीजन टू सीजन भी हो सकता है। ये तीनों कंडीशंस हो सकती है, जिसके अकॉर्डिंग वेरी करे कि वाटर का जो इरिगेशन है वो कब कब किया जाए, कितने कितने इंटरवल पे किया जाए। जैसे इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर। गर्मियों में क्या होता है, ज़्यादा गर्मी होती है, पौधों को भी ज़्यादा धूप लगती है, तो उनको वक्त वक्त पे जल्दी जल्दी जो है उनको पानी की ज़रूरत होती है ना। वहीं विंटर में ऐसा ज़्यादा नहीं होता है। Why is it so? Could it be due to increased rate of evaporation of water from the soil and the leaves? अब गर्मियों में ज़्यादा उसको पानी की ज़रूरत क्यों होता है, ऐसा इसलिए भी हो सकता होगा कि इवेपोरेशन जो होता है कि पानी जल्दी सूख जाए और वो भाप बन के ऊपर चले जाता है। ये आपने पढ़ा होगा वाटर साइकिल में, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, ये सब। तो ये सब इनकी वजह से होता है, या फिर कोई और रीज़न है, या फिर सॉइल और लीव्स का जो है उस वजह से होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। इसी के आगे है, इरिगेशन का मतलब समझने के बाद अब ज़रूरत है हमें पढ़ने की सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन क्या होता है कि हमको कैसे कैसे उसको इरिगेशन प्रोसेस कहाँ से और कैसे कैसे मेथड्स है उसके होने के, इरिगेशन होने के या फिर करवाने के। जैसे कि पानी के क्या क्या तरीके हैं कि हम किस किस टाइप से उसको इरिगेट कर सकते हैं अपने क्रॉप के लिए, सॉइल को। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है नीचे, द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। कौन कौन से सोर्सेज है आगे पढ़ेंगे, आर वेल्स, क्या क्या है, वेल्स है, ट्यूब वेल्स, ponds, lakes, rivers, dams and canals। तो ये सभी क्या है, ये सभी सोर्सेज है। कहाँ कहाँ से होता है, वेल्स से भी उनको पानी मिल सकता है, ट्यूब वेल से भी मिल सकता है, या फिर पॉन्ड से भी मिल सकता है, लेक्स, रिवर्स, डैम्स या फिर कैनाल्स, इन सभी से क्या उनको मिल सकता है, पानी हम दे सकते हैं। ये सभी क्या है, सोर्सेज ऑफ इरिगेशन है। नाउ टर्न योर पेज, यानी कि अब हम पेज नंबर 8 पढ़ेंगे। अभी तो हमने पढ़ा कि सोर्सेज क्या क्या है इरिगेशन के, ट्यूबवेल्स, वेल्स एंड कैनाल्स एंड डैम्स। अब हम क्या पढ़ेंगे, ट्रेडिशनल मेथड
ऑफ इरिगेशन, यानी कि हम पुराना तरीका पढ़ेंगे कि पहले कौन सा मेथड अपनाया जाता था इरिगेट करने के लिए फील्ड को। ठीक है, आगे देखिए पैराग्राफ में क्या लिखा है। द वाटर अवेलेबल The water available in wells, lakes and canals is lifted up by different method in different regions for taking it to the fields. फील्ड्स तक पानी ले जाने के लिए बहुत सारे तरीके होते थे। तो ट्रेडिशनल मेथड में क्या है कि वो क्या करते थे, वो वेल्स से जो है पानी ले सकते थे क्योंकि वेल्स में पानी अवेलेबल होता था, लेक्स में अवेलेबल होता था या फिर कैनाल्स में होता था। फिर वहाँ से क्या करते थे, पानी को लिफ्ट करके और दूसरे दूसरे मेथड से क्या करते थे, पानी को पहुँचाया जाता था अलग अलग रीजन्स में। ठीक है, और कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज टू दीज मेथड्स। इसमें कौन कौन लगते थे, इसमें कैटल भी का भी यूज होता था और ह्यूमन बींग्स भी इसमें खूब मेहनत करते थे। ह्यूमन लेबर भी लगते थे इस मेथड को करने के लिए। सो दीज मेथड्स आर चीपर बट लेस एफिशिएंट। ये मेथड जो थे वो सस्ते तो थे पर ये ज़्यादा एफिशिएंट नहीं थे। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर, अब पुराने तरीके कौन कौन से हैं, कौन कौन से वेज है, मोट, द पुली सिस्टम इसको कहते हैं। अब देखिए फिगर नंबर 1.4 में ए पार्ट में देखिए मोट लिखा है, वहाँ पे एक पिक्चर बनी हुई है जिसमें क्या कर रहा है इंसान, क्या करे, ट्यूबवेल से पानी निकाल करके उसको नीचे उसको गिरा रहा है फील्ड्स में। इसको क्या कहते हैं, मोट या फिर पुली सिस्टम कहते हैं इसको। फिर दूसरा क्या लिखा है, चेन, चेन पंप। फिगर नंबर 1.4 का बी पार्ट देखिए, उसमें क्या बना है, उसमें चेन पंप का डायग्राम गिवन है, कैसे करके उसमें से पानी उसमें गिरता है और फिर वहाँ से ऐसे करके जाता है पूरे फील्ड में पानी, कैसे लगता है वो देखा सबने। तो उसको क्या कहते हैं, चेन पंप कहते हैं उसको। अब देखिए तीसरा है धेकली। धेकली क्या है, 1.4 नंबर फिगर नंबर 1.4 का जो सी पार्ट है उसमें देखिए क्या हो रहा है, उसमें एक ट्यूबवेल है, ठीक है, वहाँ से पानी निकाल के वो जो है पूरे फील्ड में जो है डाल रहे हैं। कैसे डाल रहे हैं उसका थोड़ा सा सिस्टम अलग है। पहले वाले में, मोट वाले में क्या था, उसमें पुली सिस्टम था। पुली क्या होता है, पुली एक सर्कल सा रिंग की तरह होता है जिसके ज़रिए पानी ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। पर वहीं जो है धेकली में क्या है, वो मेथड अलग है, उसमें पुली नहीं है। पुली उसको कैसे बनाया गया, उसमें एक वुड का यूज़ करते हुए, नीचे पत्थर लगाया है, वुड का यूज़ करते हुए उसमें से पानी को निकाला जा रहा है थ्रू रस्सी। ठीक है, अब देखिए नंबर 4 क्या है, राहत, दैट इज लिवर सिस्टम। राहत यानी कि लिवर सिस्टम भी इसको कहा जाता है। तो फिगर नंबर 1.4 का डी में देखिए राहत के लिए क्या बना हुआ है, उसमें जो है एनिमल का यूज़ किया गया है जिससे कि इरिगेशन जो है प्रोसेस को कंटिन्यू किया गया है। ठीक है, पम्प्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर। पम्प्स क्या करते हैं, पानी को लिफ्ट करने में वो लोग क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज्ड टू रन दीज पम्प्स। अब इन पम्प्स को रन कैसे करते हैं, इनको यूज कैसे करते हैं, थ्रू बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए इन सब चीज़ों को यूज किया जाता है। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ लिया, अभी हमने पढ़ा क्या, ट्रेडिशनल मेथड्स अभी हमने पढ़े, ट्रेडिशनल मेथड्स। आपको समझ आया कि ट्रेडिशनल मेथड्स कौन कौन से थे, पहले के ज़माने में कैसे लोग करते थे, पानी को कैसे फील्ड तक पहुंचाते थे, थ्रू बहुत सारे वेज थे, कैसे कैसे, मोट, चेन पंप, धेकली एंड राहत। तो ये चारों हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है, थ्रू द फिगर्स। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम अपना नेक्स्ट पढ़ेंगे, दैट इज मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। अब हम पढ़ेंगे अपने मॉडर्न मेथड्स को। यानी कि पेज नंबर 9 पर आ जाइए आप सभी, खोलिए सबने। ठीक है, अब मॉडर्न मेथड्स में क्या है, ट्रेडिशनल यानी कि पुराने टाइम में जो हम यूज़ करते थे, मॉडर्न यानी कि अब हम क्या यूज़ करते हैं इरिगेशन पर्पस के लिए, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, इरिगेशन की बात हो रही है। ठीक है,
अब मेरे साथ साथ आप पढ़ेंगे और समझेंगे क्या लिखा है। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। अब जो मॉडर्न मेथड्स है उसको अगर हम यूज करते हैं तो क्या होगा, वो हमको हेल्प करेगा वाटर को यूज करने के लिए इकोनॉमिकली, मतलब कि थोड़े चीपर वे में हमको हेल्प करेगा। द मेन मेथड यूज्ड आर एज फॉलोज। कौन कौन से हैं मेन मेथड्स, ये नीचे लिखा है, अब हम उसमें ध्यान देंगे। ठीक है, तो क्या क्या लिखा है। नंबर 1 में लिखा है स्प्रिंकलर मेथड। कौन सा मेथड, स्प्रिंकलर मेथड। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। तो स्प्रिंकलर मेथड जो है पानी देने का, इरिगेशन का जो प्रोसेस है उसका पहला क्या है, स्प्रिंकलर मेथड है, जिसमें क्या करते हैं, जिसमें जहाँ पे लैंड जो है अनइवन, बराबर नहीं होती, जो है लैंड जो है बराबर तरीके से नहीं होती, बहुत ही अनइवन होती है, वहाँ पे पानी जो है अवेलेबल नहीं होता, इसके लिए ये वाला मेथड जो है यूज़ किया जाता है। ठीक है, द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप। अब फिगर में देखिए, फिगर नंबर 1.5 के ए में क्या बना हुआ है, स्प्रिंकलर सिस्टम का पूरा वहाँ पे डायग्राम दे रखा है, कैसे पानी को स्प्रिंकल जो है किया जाता है। ठीक है, उसमें क्या लगी हुई है, एक परपेंडिकुलर पाइप लगी है, परपेंडिकुलर यानी कि ऐसे सीधी पाइप्स उसमें लगी हुई है। ठीक है, हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन द टॉप। उसके जो टॉप पे क्या है, रोटेटिंग नोजल्स लगे, नोजल्स यानी कि उसमें जो टैप की तरीके से लगा हुआ है वो रोटेट होते हैं, घूमते हैं पूरी जगह। इसी से क्या होता है, अगर वो घूमेगा तो क्या होगा, पूरी जगह पानी जो है स्प्रिंकल हो जाएगा। आर जॉइंट टू मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स। जो नोजल्स और जो पूरा लगा हुआ है टॉप पर, वो किससे जॉइंट हो रहा है, वो जॉइंट हो रहा है मेन पाइपलाइन से, जहाँ से पानी आ रहा है वहाँ से जॉइंट होता है। When water is allowed to flow through the main pipe under pressure, क्या करते हैं, जब पानी को बाहर निकालने के लिए, मतलब स्प्रिंकल करने के लिए होता है, उस वक्त क्या करते हैं, पानी को अलाउ किया जाता है कि वो फ्लो करे। कहाँ से, थ्रू मेन पाइप, उसकी जो मेन पाइपलाइन है वहाँ से पहले वो फ्लो करे, वो भी अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ अ पंप। पंप की हेल्प से, उसमें जो प्रेशर होता है उससे क्या होता है, वो ऊपर आ जाता है पानी। ठीक है, इट एस्केप्स फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल्स। फिर क्या करते हैं, पानी जैसे ही ऊपर आते हैं नोजल की तरफ, तो नोजल क्या करते हैं, उसको रोटेट कर देता है, घुमा के पूरा चारों तरफ क्या हो जाता है, उसमें स्प्रिंकल हो जाता है, क्या, वाटर फॉर इरिगेशन। उससे क्या होता है, इट गेट्स स्प्रिंकल्ड। इससे मैंने आपको बताया ना, उससे क्या होगा, स्प्रिंकल हो जाएगा, सारा वाटर जितना भी नोजल में आया वो सारा धीरे धीरे क्या होगा, स्प्रिंकल हो जाएगा ऑन दी क्रॉप। जो हमने क्रॉप जो उगाई है उसमें क्या हो जाएगा, वो स्प्रिंकल हो जाएगा। एज इफ इट इज रेनिंग, जैसे कि स्प्रिंकल मतलब क्या होता है, ऐसे छींटे देना, जैसे कि बारिश होती है तो हमको रेन का महसूस होता है ना कि ऊपर से पानी आ रहा है, वैसे ही स्प्रिंकल क्या होता है, पानी जो है पूरा ऐसे स्प्रिंकल होके चारों तरफ जो है फैल जाता है, जहां जहां भी क्रॉप होती है। स्प्रिंकलर इज वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, कॉफी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। तो स्प्रिंकलर सिस्टम कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, जहाँ पे लॉन्स हो, लॉन्स में अगर कोई क्रॉप्स हो वो वहाँ पे, या फिर कॉफ़ी के जो होते हैं प्लांटेशंस होती है जहाँ पे कॉफ़ी उगाई जाती है वहाँ के लिए ये तो बेस्ट है, और किसी और अदर क्रॉप्स के लिए भी, और भी बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स हैं जिसके लिए स्प्रिंकलर सिस्टम बेस्ट होता है इरिगेशन के लिए। अब हम दूसरा मेथड पढ़ेंगे, दैट इज ड्रिप सिस्टम। अभी तक हमने क्या पढ़ा, स्प्रिंकलर सिस्टम अभी तक हमने समझा। अब हम पढ़ेंगे दूसरा मॉडर्न मेथड, दैट इज ड्रिप सिस्टम। अब ड्रिप सिस्टम क्या होता है, आगे पढ़ेंगे मेरे साथ साथ। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। इसमें क्या होता है, इस सिस्टम में डायरेक्टली जो है क्या होता है, पानी जो है गिरता है डायरेक्टली, वो भी कहाँ, जड़ों तक। सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ड्रिप सिस्टम कहा जाता है। इट इज द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स। ये एक बेस्ट टेक्निक है पानी देने के लिए, इरिगेशन के लिए, क्रॉप के लिए। कौन कौन सी, फ्रूट के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है ये, और गार्डन्स एंड ट्रीज के लिए बहुत अच्छा है। जैसे कि फिगर नंबर 1.5 के बी पार्ट में देखिए दे रखा है ड्रिप सिस्टम, उसमें फिगर बनी हुई है पूरी कैसे वो होता है।
आगे लाइन में लिखा है वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल। क्या होता है, पानी बिल्कुल भी इससे क्या होता है, वेस्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली वो कहाँ जा रहे हैं, रूट्स में जा रहे हैं, तो इसलिए पानी जो है वहां पे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता। इट इज अ बून इन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर। क्या होता है इससे, जहाँ पे पानी नहीं है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है कि इस सिस्टम को अगर लगा देंगे तो उससे क्या होगा, पानी का जो है वेस्टेज जो है वो होगा ही नहीं, उससे जितनी पानी की आवश्यकता है उतनी क्रॉप्स को मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आज हम यहीं पे जो है एंड करते हैं अपना लेक्चर नंबर 4, जिसमें आज हमने क्या पढ़ा, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का पेज नंबर 7 से हमने स्टार्ट किया, जिसमें हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा फर्टिलाइजर और मैन्योर के बारे में। फर्टिलाइजर क्या है और मैन्योर क्या है, दोनों का अंतर जाना। उसमें क्या था कि फर्टिलाइजर क्या है, वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट की तरह है, और ये क्या होता है, ये मैन मेड होता है। वही मैन्योर क्या है, मैन्योर एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, और फिर हमने क्या पढ़ा था, फर्टिलाइजर्स कहाँ बनते हैं, ये फैक्ट्रीज में बनते हैं, लेकिन ये कहाँ बनते हैं, मैन्योर, ये फील्ड्स में जो है प्रिपेयर किए जाते हैं, प्रिपेयर होते हैं। और फर्टिलाइजर में क्या होता है, सॉइल में ह्यूमस नहीं देता, वहीं मैन्योर क्या करते हैं, सॉइल को बहुत ज़्यादा मात्रा में ह्यूमस देता है। और इसमें जो है प्लांट्स के जो न्यूट्रिएंट्स है, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, उसका बहुत ज़्यादा रिच होता है इसमें, वहीं मैन्योर में ऐसा नहीं होता है। फिर हमने पढ़ा एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, जिसमें यानी कि मैन्योर के क्या क्या एडवांटेजेस है, जैसे कि वो क्या करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल को बढ़ाता है, और क्या करता है, सॉइल का जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा कर देता है, और उसमें मैन्योर जो है फ्रेंडली माइक्रोब्स बनाता है, जिससे क्रॉप प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। और क्या करता है, सॉइल को पोरस बना देता है, जिससे क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होने में क्या होता है, ईजी होता है। फिर हमने इरिगेशन के बारे में पढ़ा। इरिगेशन क्या होता है, इरिगेशन प्रोसेस होता है पानी को फील्ड तक पहुंचाने का प्रोसेस, सप्लाई ऑफ वाटर थ्रू एनी सोर्स। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, दैट इज नोन एज इरिगेशन। फिर हमने इरिगेशन के बाद पढ़ा सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन क्या कहते हैं, वेल्स, ट्यूबवेल्स, डैम्स, कैनाल्स, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, ये सारी चीज़ें जहाँ से भी हमको पानी, हमको नहीं, क्रॉप्स को जहाँ से भी पानी मिलता है, तो इन सब चीज़ों को, इन सभी चीज़ों से क्रॉप को पानी जो है वो दिया जाता है। फिर वहाँ पे प्रोसेस मेथड्स भी थे कि कौन कौन से मेथड से जो है इरिगेशन किया जाता है, जिसमें हमने पहले पढ़ा ट्रेडिशनल मेथड्स। ट्रेडिशनल मेथड्स में क्या था, ट्रेडिशनल यानी कि जो पहले होते थे, इसमें हमने 4 मेथड्स पढ़े। कौन कौन से पढ़े, सबसे पहले हमने पढ़ा इसमें मोट यानी कि पुली सिस्टम। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा, उसके बाद चेन पंप के बारे में पढ़ा। फिर हमने देखली और राहत के बारे में पढ़ा कि ये सारे जो मेथड्स है वो यूज़ करते थे पहले, ये चीपर थे, लेकिन जो है इसमें कैटल और ह्यूमन का जो लेबर है वो लगता था, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता था। और ये लेस एफिशिएंट भी होता था। फिर हमने बाद में पढ़ा मॉडर्न मेथड्स के बारे में। मॉडर्न मेथड्स यानी कि जो आज यूज़ होते हैं, आजकल यूज़ होता है, जैसे कि हमने पढ़ा स्प्रिंकलर मेथड पढ़ा हमने, आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया, उम्मीद है आपको समझ भी आया होगा जो चीज़ें मैंने आपको समझाई, और अगर बाई चांस समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, फिर हमने क्या पढ़ा मॉडर्न मेथड्स में, एक पढ़ा हमने स्प्रिंकलर मेथड, और एक हमने पढ़ा ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में जहाँ रूट्स को पानी डायरेक्टली मिल जाता है, जहाँ पे पानी का वेस्टेज बिल्कुल नहीं होता। वहीं स्प्रिंकलर सिस्टम क्या था, वहाँ पे एक पाइपलाइन लगी होती है, जैसे पानी ऊपर आता है, फिर एक रोटेटिंग जो है नोजल लगी होती है, जिससे क्या होता है वो चारों तरफ घूमता है और वहाँ पे स्प्रिंकल हो जाता है। रेन जैसे होती है, हर जगह होती है, स्प्रिंकल होता है वाटर, वैसे ही फील्ड में इसके थ्रू क्या होता है, स्प्रिंकल किया जाता है पूरे वाटर को क्रॉप के लिए, जो कि उगाने के लिए जो कि हेल्प करता है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, और बाई चांस अगर समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आपका होमवर्क ये है कि आप अपनी नोटबुक्स में फर्टिलाइजर और मैन्योर का जो टेबल जो बना है, यानी कि पेज नंबर 7 पे जो टेबल बना है, उसको आप अपनी उसको आप अपनी साइंस की नोटबुक में जो है लिखेंगे विद नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग। और इसलिए लिखेंगे क्योंकि आपकी नोटबुक्स जो है वो चेक होंगी, तो बी श्योर आपका ऑन टाइम आपका काम कंप्लीट हो जाए विद नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग, सो दैट आपको उसके लिए अदर बेनिफिट्स भी मिलेंगे। ओके, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में विद आवर रिमेनिंग पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है बच्चों, टिल देन बाय एंड टेक केयर।